बैंक बैलेंस कर दिया। और जब आप बेच करके खाना शुरू करेंगे तो कितने दिन तक खाते रहेंगे? यानी भारतीय जनता पार्टी की नीति, पुनः भारतीय जनता पार्टी इस सोच में लगी हुई है कि हम अंग्रेजों की नीति पे चल करके इस देश को कब गुलाम बना दें। यानी उस गुलामी के जंजीर को तोड़ने के लिए हमें भारतीय जनता पार्टी को हटाना पड़ेगा। अगर हम भाजपा को नहीं हटाते हैं तो देश को पुनः गुलाम बनाएंगे लोग। आप लोग भी जानते हैं जिस समय देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, यही भारतीय जनता पार्टी के लोग अंग्रेजों से मिल करके अंग्रेजों की तरफ से पकड़वाने का काम करते थे देश के जो नौजवान। फिर महात्मा गांधी को गोली किसने मारा? आरएसएस के लोगों ने। भगत सिंह की फांसी किसके गवाही पे हुई? आरएसएस के लोगों ने। अशफाक उल्लाह खां की फांसी किस पे हुई? आरएसएस की गवाही पे। राम प्रसाद बिस्मिल की फांसी किस पे हुई? उन्हीं लोगों की गवाही। यानी वो लोग कतई नहीं बर्दाश्त करते थे कि हमारा देश आज़ाद हो। वो लोग आज़ादी के घोर विरोधी थे। आज वही लोग सत्ता में आ गए हैं, हिंदू मुस्लिम करके, भारत पाकिस्तान करके, अन्य तरह के प्रलोभन दे करके हम सबके खाते में 15 लाख रुपया दे देंगे। कितने लोगों के खाते में 15 लाख रुपया आया? 15 लाख रुपया नहीं आया, लेकिन महंगाई का स्तर 1500% बढ़ गया। ये है भारतीय जनता पार्टी की नीति। इसे खत्म करने के लिए हमें बदलाव लाने की जरूरत, हमें पीडीए की तरफ बढ़ने की जरूरत, हमें पीडीए को मजबूत करने की आवश्यकता है। पीडीए में कोई एक जात बिरादरी नहीं। हमारे नेता ने कहा है कि हमें पिछड़े के लोगों को संगठित किया जाए, हमें दलित के लोगों को संगठित करना होगा, हमें एसटी समाज के लोगों को भी संगठित करना होगा, हमें माइनॉरिटी के लोगों को भी संगठित करना होगा, हमें अगड़े समाज के जो दबे कुचले लोग हैं, जो सामंतियों द्वारा दबाए गए हैं, उनकी भी ज़मीन हड़पी गई है, उनका भी कोई घर हड़प लिया है, उसको भी लोग रास्ता बंद कर दिए। तो इस तरह से जो अगड़े समाज के दबे कुचले लोग हैं, आदिवासी हैं, ये सारे लोगों का मिल करके पीडीए का निर्माण हमारे नेता ने किया कि पीडीए हम बना करके सबको ले करके चलेंगे तो सबका विकास होगा, सबका काम होगा, सबके बेटे बेटियों को शिक्षा मिलेगा, उसे लैपटॉप का इंतजाम होगा, छात्रवृत्ति का इंतजाम होगा। समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो पिछले बार 1000 पेंशन दिया जा रहा था, इस बार सरकार बन जाएगी तो प्रत्येक घर की प्रत्येक महिला को 3000 रुपया महीना समाजवादी पेंशन देने का एनडीए हमारे नेता ने किए हैं। महिला सभा की जो बैठक लखनऊ में हुई थी उसमें ऐलान किया है कि हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में बन जाएगी तो प्रत्येक महिला को हम 3000 रुपया महीना के हिसाब से समाजवादी पेंशन देने का काम करेंगे। तो ये सब स्थितियां हैं। पुनः नौजवानों को नौकरी देने का काम करें, किसानों को उसके पैदावार का, उसके लागत के अनुरूप हम उसका मूल्य देने का काम करें। अगर समाजवादी पार्टी, हम तो कहते हैं कि जो आलोचना करते हैं, जो समाजवादी पार्टी के नीतियों का, कार्यक्रमों की आलोचना करते हैं, मैं चुनौती के साथ कहना चाहता हूँ इतने लोगों के बीच कि आज हम लोग सरकार में नहीं, लेकिन इसके पहले हम जब विधायक हुए थे, मैं सरकार में एमएलए हुआ। हमारे इस कार्यकाल के पहले जो एमएलए हुए थे वो उनकी भी सरकार थी, और उसके पहले जो सरकार एमएलए हुए थे उनकी भी सरकार थी। तीन बार जो बैरिया की जनता ने जिताई और तीनों बार तीनों एमएलए सरकार में एमएलए चुने गए और तीनों लोगों के कार्यों का मूल्यांकन कराया जाए कि बहुजन समाज पार्टी के कार्यकाल में बैरिया में कौन कौन सी योजना आई, कितना विकास हुआ, भारतीय जनता पार्टी के पिछले कार्यकाल में कितना विकास हुआ, उन्होंने क्या विकास किया। और मेरे कार्यकाल का, पिछले कार्यकाल का भी सही मूल्यांकन कर लिया जाए कि मैंने बैरिया के लोगों के लिए किया। अगर देखा जाए यही बैरिया सुरेंद्रपुर मार्ग सिंगल मार्ग था,
और 70% तिवारी जी आप भी जानते होंगे, अध्यक्ष जी का तो रास्ता ही था। आए दिन साइकिल मोटरसाइकिल टांगा तकले उल्टा हुआ मैंने देखा। 70% तो रोड हमेशा टूटी रहती थी। या तो जनप्रतिनिधि उसको बनाना नहीं चाहता होगा, या बनाने के नाम पर उसके पास कोई सिस्टम नहीं रहा। लेकिन उस सड़क को हमने चौड़ीकरण सड़क बना दिया। आज कोई उस पर साइकिल मोटरसाइकिल टेम्पू टांगा नहीं पलट रहा है, इसलिए कि सनसनाते हुए 80 की रफ्तार में गाड़ियां निकल जा रही। यही बाबा बालक दास सेतु हमने इसलिए बनवाया कि 4 महीने उधर के लोग नाव से पार करते थे। अध्यक्ष जी के साथ, पहले तत्कालीन अध्यक्ष हम लोग के थे मास्टर साहब, इनके साथ हम लोग खुद कई बार नाव पे आए गए। वहाँ गाड़ी खड़ा हो जाती थी और नाव से पार करके दूसरे मोटरसाइकिल से हम लोग उधर गैरांचल में जाते थे। लेकिन आज स्थिति चाहे कितना हो बाढ़ आई हो, सनसनाते हुए और घर तक क्या कहिए कि गाड़ी चली जा रही उस पुल के देश। यहाँ हम लोगों ने अखिलेश जी से कह करके 100 बेड का अस्पताल सोनवर्ता में बनवाया और लगभग 8 साल बीत गया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस अस्पताल को चालू नहीं करवा पाई। अगर वो अस्पताल चालू हो जाता तो यहाँ के लोगों को छपरा और बलिया नहीं जाना पड़ता, यही इलाज हो जाता। लगभग 50 की संख्या में वहाँ डॉक्टर स्टाफ हो जाता, हर लोगों को राहत मिलती। बार बार हम लोग पत्र व्यवहार करते हैं, मुख्यमंत्री को पत्र लिखते हैं, प्रमुख सचिव को लिखते हैं, स्वास्थ्य मंत्री को लिखते हैं, और इस सरकार के काम पे जू नहीं रहे। इसलिए कि हम लोग विपक्ष के विधायक, हम लोगों की सरकार नहीं है। अगर वही हम लोगों की सरकार होती तो सीएमओ आकर के पूछता विधायक जी कब इसका हम लोग उद्घाटन करें, कब चालू कर रहे हैं। यानी वो अस्पताल 6 महीना के अंदर में चालू हो गया होता। ब्रजेश भाई और सारे लोगों को, आम जनता को उससे राहत मिलती। इस सिकंदरपुर से लेकर के हम लोग लालगंज तक अच्छी सड़क बनाए, बैरिया को हमने टाउन एरिया बनाया, मंडी बनाने का काम किया, अग्निशमन दिया गया, पॉलिटेक्निक भी हम ही ने स्वीकृत कराया। वहाँ बालिका इंटर कॉलेज, बालिका डिग्री कॉलेज दिया, 3 सब स्टेशन दिया गया। 325 करोड़ के लागत से गंगा नदी पर हम लोग पुल दिए शिवपुर घाट पर, अभी तक बन नहीं पाया। टेंगरई से लेके जयप्रकाश नगर तक की हम लोग सड़क दिए 22.5 किलोमीटर। तो ये हम लोगों का विकास का खाका था। तो भाई आप भाई भाई को क्यों लड़ा रहे हैं, जात धर्म को क्यों लड़ा रहे हैं? विकास से मुकाबला करो। तुम्हारी भी सरकार रही, तुमने क्या बनाया है इसका मूल्यांकन जनता को करना चाहिए। आज छोटे छोटे विवाद हो रहे हैं, भाजपा के लोग दौड़ करके सिर्फ मुकदमा दर्ज करा रहे हैं। मुकदमा समस्या का निदान नहीं हो सकता है। आज तुम भाई भाई के विवाद को मुकदमे में तब्दील कर दोगे, लेकिन 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल लड़ने के बाद वही भाई भाई आपस में समझौता कर लेंगे और तुम्ही को गाली देने का काम करेंगे। तो इसलिए आपसी कटुता को समझा बुझा करके हल करना चाहिए। हम ये नहीं कहते हैं कि इनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दीजिए, हम ये कहते हैं भाई भाई का मामला है, परिवार का मामला है, आपस में बैठ करके उसको समझ बूझ लीजिए। मर मुकदमे से आपका समाधान नहीं होगा। नहीं मानते हैं तो रिश्तेदार नातेदार को बुला लीजिए, उससे भी नहीं मानते हैं तो हम लोग 2-4 लोगों को आपके पास भेज देंगे, वो लोग समझा बुझा करके आपका हल करा देंगे। तो जो कोर्ट कचहरी में पैसा खर्च करने का काम करेंगे, उसी पैसे से अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने का काम कर सकते हैं। ये सोच समझवादियों की है। और ऐसा नहीं है कि पिछले बार हमारी सरकार बनी थी तो हमने मधुबनी के लिए कुछ नहीं किया। मधुबनी के लिए कल भी किया, आज भी किया हूँ, जब तक रहूँगा तब तक करता रहूँगा। अभी उस रेलवे लाइन के उस पार भी हमने एक सीसी रोड दिया है मधुबनी, एक इनके घर के पास छोटा बनाया हूँ, एक और जल्दी उसका काम शुरू करवाऊँगा। जो पुलिस चौकी वाला है, पुलिस चौकी वाले
वो भी मैं लिखा हूँ उस रोड पर, वो भी काम होगा और भी प्रस्तावित है। जब वो स्वीकृत हो जाएगा तब उसको बताऊंगा। लेकिन हम लोगों के नज़र में ये है कि अगर बैरिया का विकास करना तो हर गांव में एक न एक हमें परियोजना देनी पड़ेगी। भले हम लोग विपक्ष में, ठीक है, हम 5 किलोमीटर की सड़क नहीं बनाएंगे, लेकिन 100 मीटर, 150 मीटर, 200 मीटर की सड़क तो बना सकते हैं ना। मैं उसी तरह का सड़क बना रहा हूँ, छोटा छोटा काम कर रहा हूँ, और सरकार आएगी तो जितना लंबा काम होगा उस काम को हम लोग करने किसी को हम लोग कहने का अवसर नहीं देते हैं। इस बार कम से कम 50 की संख्या में मरता तिवारी जी, 50 की संख्या में हमने क्षमता वृद्धि कराया है ट्रांसफार्मरों का। अभी 2 ट्रांसफार्मर की समस्या आई है, उन लोगों की भी और आप लोगों की, तो उस पर भी हम लगेंगे कि जितना जल्दी न्याय मिले। लेकिन इसके पहले हम लोगों के दबाव में प्रमुख सचिव से लेकर के इतना चिट्ठी हम लिखे हैं कि सरकार के लोग परेशान हो गए। अब परेशान होकर के 50 ट्रांसफार्मर की स्वीकृति उन लोगों को देना पड़ा क्षमता वृद्धि की। अब हमको लग रहा है कि इस महीने या अगले महीने के फर्स्ट वीक तक उसका टेंडर जारी होगा। जब टेंडर जारी होगा तो सारे के सारे ट्रांसफार्मर 1 महीने 2 महीने के अंदर में वो लग जाएंगे। तो जो विद्युतीकरण का सवाल है, अभी देखिए आपके यहाँ जो कटान पीड़ित लोग हैं, पहला हमने चिट्ठी जब लिखा तो सचिव ने लिख दिया कि कटान पीड़ित है वो अस्थायी लोग, वो अस्थायी नहीं रहते हैं, इसलिए वहाँ विद्युतीकरण कराना संभव नहीं है। तो मैं प्रमुख सचिव से, चूँकि हम लोग सार्वजनिक उपकरण एवं निगम की समिति है, उस समिति के हम सदस्य, उसमें संयोग से प्रमुख सचिव, सचिव, विशेष सचिव और पूर्वांचल एमडी, ये सारे लोग गए विद्युत विभाग का ही मीटिंग। मैंने पूछा एमडी साहब से कि क्यों कटान हो करके अगर कोई कहीं चला जाता है और जमीन खरीद करके बस जाता है तो उसका कोई मानक है कि कब वहाँ का स्थायी नागरिक बन जाएगा? तो कितने दिनों में उसको अस्थायी नागरिक आप मान सकते हैं? अगर नहीं मान सकते हो तो वहाँ विद्युतीकरण कराओ, नहीं तो हम चल कर उसी स्थान पर धरना देने का काम करेंगे। वहाँ खंभा लग गया, प्रमुख सचिव ने हस्तक्षेप किया, कहा कि विधायक जी आप लिख करके दे दीजिए, वहाँ हम विद्युतीकरण कराएंगे। वहाँ भी विद्युतीकरण हो गया। आपका फिरंगी टोला वाला मामला था, वहाँ भी ट्रांसफार्मर 60 स्वीकृति हो गया है, वो भी लग जाएगा। और कुल्हा का भी मामला चल रहा था चांदपुर की साइड में, वहाँ भी विद्युतीकरण हो जाएगा। और आप लोगों को बताऊं, पिछले कार्यकाल में मेरे ही लिखने पर बैरिया विधानसभा क्षेत्र में 127 छोटे बड़े टोला पूर्वे गांव में विद्युतीकरण हुआ था। क्या आज़ादी के पहले जनप्रतिनिधि नहीं थे? वो लोग क्यों वंचित थे? वंचित इसलिए थे कि उनके लोग एमएलए नहीं हुआ करते थे, इसलिए वंचित। गोपाल नगर जैसे बड़ी ग्राम पंचायत वंचित, मानगढ़ वशिष्ठ नगर जैसे गांव वंचित थे, चांदियर जैसे बड़ी ग्राम पंचायत वंचित, आपका विष्णुपुरा चाई चपरा उपाध्याय वंचित, आपके गंगापुर में भी वंचित इलाका था। इधर पश्चिम बढ़ेंगे तो ये तमाम रति छपरा से लेके गोपालपुर, दशहा, छपरा, सारी, खरिका, वशिष्ठ नगर, प्लाट, झरकटहा, आपका भैंसा, लमोई, ये सारी ग्राम पंचायतें विद्युतीकरण से वंचित थी। कहीं कहीं 10-20 घर, 50 घर में विद्युतीकरण हो गया था। अब उतने ही पर लिख करके दे दिया गया था कि पूर्ण रूप से ये गाँव विद्युतीकरण से आच्छादित हो गया है। वो भी प्रधान लोग लिख करके देने से आई, वो ठेकेदार प्रधान लोगों से लिखवा लिया उस समय, वो लोग समझ पाए नहीं, उनके घर तक बिजली पहुंचा दिया और उनसे लिखवा लिया।
और पूर्ण गांव सरकार के खाते में विद्युतीकृत हो गया। और उसके बाद कोई पहल नहीं करता था कि उन गाँव में खंभा गड़े वहाँ बिजली लगे। लेकिन जब हम लोग गाँव में जाने लगे, लोगों से मिलना जुलना शुरू हुआ, लोगों ने कंप्लेन किया। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ बैरिया की एक एक सम्मानित जनता को कि कम से कम हम लोग अपने को इतना सहज प्रस्तुत किए